नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगले 6 महीनों में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के ऐलान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को देर से उठाया गया कदम बताते हुए इसे चुनावी कदम करार दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अगले 6 महीने यानी कि विधानसभा चुनाव तक 1 लाख रुपए को सरकारी नौकरी देने की घोषणा सही कदम है, लेकिन ये काफी देर से लिया गया है फैसला है और ज्यादा चुनावी कदम नजर आता है। उन्होंने कहा कि अगर नियुक्तियां पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से मुक्त होकर समय पर पूरी होती तो ये स्वागत योग्य होता। मायावती ने सरकार से ये भी सुनिश्चित करने की मांग की कि यह घोषणा केवल चुनावी छलावा साबित ना हो। बसपा प्रमुख ने SC, ST और OBC वर्ग के आरक्षित पदों पर बैकलॉग भर्तियों को लेकर भी सरकार से घोषणा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन पदों पर भर्ती को लेकर लोगों को सरकार के ऐलान का इंतजार है। वहीं यूपी के बांदा क्षेत्र में बारिश के पानी से उफनाए बरसाती नालों में डूबने से 3 लोगों की दर्दनाक जान चली गई है। हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक गांव के 3 लोग मवेशी चराकर घर लौट रहे थे और रास्ते में बरसाती नाला तेज बहाव के साथ उफान पर था और पानी के तेज बहाव का अंदाजा न लगा पाने के कारण तीनों नाले पार करते समय बहाव की चपेट में आ गए और डूब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर पहुंची टीम ने तत्काल ही बचाव अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को नाले से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन की ओर से घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। थाना मरका अंतर्गत ग्राम गुजैनी से सूचना प्राप्त हुआ कि गांव के 3 व्यक्ति जो मवेशी चराकर वापस लौट रहे थे, एक बरसाती नाले को पार करते वक्त पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया तथा तीनों व्यक्तियों को पानी से बाहर निकाला गया। तीनों व्यक्तियों की डूबने के कारण दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। वहीं अलीगढ़ क्षेत्र के हनुमानपुरी गली नंबर 2 में महेंद्र नगर निवासी व्यापारी आकाश गुप्ता ने थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। व्यापारी का आरोप है कि माल खरीदने के बाद से भुगतान के लिए दिए गए चेक बैंक में लगाने पर अनादरित होकर वापस आ गया है। ऐसे में आकाश गुप्ता के मुताबिक वो मेंबर्स भाइयों जी स्टील शेयरिंग कटर और ताल नगरी थाना में लोहे की चादर बेचने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि गांधी पार्क और क्षेत्र में कुंदन नगर स्थित बरेली वाली कोठी में मोहित ब्रदर्स एंड कंपनी के मालिक मोहित शर्मा ने उनके फॉर्म में माल खरीदा था और आरोप है कि माल के भुगतान के लिए मोहित शर्मा ने चेक दिया था। बैंक में चेक लगाने पर बाउंस हो गया था और इसके बाद से उनकी जानकारी के बावजूद भी कथित तौर पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। कल ये मेरे संज्ञान में आई थी तो कल मैं इनको लेकर SSP यहाँ गया था और हमारे हरिबाबू सर मुक्ता जी सब हमारे साथ गए थे। इत्तेफाक ऐसा था कि कल हमें SSP से मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं मीटिंग में थे। फिर हम जो है CO थर्ड वहाँ हमें मौजूद मिले, उनसे मुलाकात की, उन्हें पूरा वाकया हमने बताया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इस मामले में आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमने उन्हें उसके वारंट भी दिखाए जो उसके खिलाफ अदालत द्वारा मिले हुए हैं। हमारा व्यापार मंडल और इनकी जो एसोसिएशन है, इनको पूरा आश्वासन हम दे रहे हैं कि आपके विरुद्ध जो उसने एलिगेशन लगाए हैं फेसबुक पर, जो उसने डाल रखा है, इनको बेईमान बता रहा है, जबकि वो खुद बेईमान है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो उसके उस एलिगेशन को लेकर हम फिर पुनः आज शाम को मिलने का प्रयास SSP से कर रहे हैं। आज नहीं मिलेंगे तो कल सुबह में मिलेंगे और हम एक निष्पक्ष कार्रवाई कराने के उसमें है कि SSP साहब हमारे पूरे कागज देखें, इनका उन पर 5 लाख रुपए बकाया है कि नहीं। अगर इनका 5 लाख रुपए बकाया और बाकी 1.5 साल से इनका केस चल रहा है तो इनके पैसे इन्हें मिले और जो उसने एलिगेशन इन पर डाला है उसके लिए कल मानहानि का दावा भी करने को तैयार है। आज भी एक थाना साजरी गेट में उन्होंने एक FIR उसके प्रति कराई है। जगह 15 से 20 व्यापारियों का उसके पास पैसा है जो मेरे संज्ञान में अभी तक आया है। वो सभी पीड़ित हैं
किसी का 20 साल पुराना पैसा है तो किसी का 5 साल पुराना पैसा है। लाखों की तादाद में 20 से 25 लाख रुपए उस पर निकल रहा है वो, और वो व्यापारी उल्टा पीड़ित हमारे। दरअसल व्यापारी हमेशा लाख 2 लाख रुपए 50,000 जिसके होते हैं वो कार्रवाई से बचता है, क्योंकि उस पर इतना समय नहीं होता कि वो कोर्ट कचहरी चक्कर काटता है। जब मामला इन्होंने डाला है तो वो सभी व्यापारी भी इनके साथ हो गए हैं, सब मिलकर जाएंगे और इनके पक्ष में कार्रवाई कराने का प्रयास। वहीं पीलीभीत के गांधी प्रेक्षागृह में मातृशक्ति को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान रक्षाबंधन के मौके पर यूपी सरकार की ओर से महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दिए जाने का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना का शुभारंभ किया और पीलीभीत में इसका सीधा प्रसारण गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने किया। ऐसे में विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में देखा गया। ऐसे में सरकार की घोषणा के मुताबिक महिलाओं को 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में मुफ्त में यात्रा मिल सकेगी। इसी पहल का उद्देश्य रक्षाबंधन पर अपने मायके और परिवार के पास जाने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का उपलब्ध कराना है। ऐसे में कार्यक्रम में मौजूदा महिलाओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस यात्रा से त्योहार पर घर जाने में काफी सुविधा मिलेगी। सरकार की इस पहल से हजारों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं पीलीभीत बरेली मार्ग पर देवा नदी पुल के पास नदी किनारे रेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया। चौकी प्रभारी विवेक चौधरी ने बताया कि नदी के किनारे रेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू की और शव की उम्र जो है करीब 55 से 60 साल के बीच में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ ही शव की शिनाख्त करने में भी जुटी हुई है। घटना के बाद से मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में बरवाफात जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में कड़ा नजर आया। ऐसे में जुलूस के शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों ने जवानों को विशेष सुरक्षा के इंतजाम के निर्देश भी दिए। जेपीसी ने पुलिसकर्मियों के ब्रीफिंग करके ड्यूटी पॉइंट पर समय से पहुंचने और पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और इस दौरान डीसीपी पश्चिम के साथ एडीसीपी और दोनों एसीपी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जुलूस मार्ग को संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके में विशेष निगरानी रखने को कहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी तरह की गलत सूचना से माहौल खराब न हो। ब्रीफिंग के बाद से पुलिस अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ जुलूस मार्ग पर पैदल गश्त किया और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और संवेदनशील जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। वहीं ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक अज्ञात युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवक प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जाने के लिए रवाना हुआ था और इसके दौरान रेल ट्रैक पर आने पर उसकी मौत हो गई और इस दौरान लूप लाइन पर धीमी गति से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी टीम जो है वो मौके पर पहुंची। दोपहर करीब 2:30 बजे शव को मालगाड़ी के नीचे से निकालने की कार्रवाई चल रही थी। ऐसे में जीआरपी कर्मी मृतक की पहचान करने में जुटे हुए हैं। जीआरपी थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह परिहार ने बताया कि शव को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। हादसे की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है। वहीं प्रयागराज के हांडिया कस्बे में बुधवार को बरवाफात का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला और इस दौरान लोगों ने नाते पाक पढ़कर अपने मोहब्बत और
अकीद का इजहार किया। जुलूस जो है वो जामा मस्जिद से शुरू होकर जंघाई रोड और साथ ही लाला बाजार तक गुजरा और इसके साथ ही यातायात और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस में चार मीनार, मक्का मदीना और मस्जिद के आकर्षण आकृतियां लोगों को काफी पसंद आई। बच्चों ने भी उत्साह में हिस्सा लिया और इस दौरान कार्यक्रम के दौरान लोगों ने शांति, भाईचारे और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आज बड़ा बात का सुलूक को लेकर क्या बड़ा विभाग को सुरक्षित कर दिया गया है और एक जगह पर दोनों गाड़ियां चलाई जा रही है। यहाँ पे वही व्यवस्था की गई है और बरौत में भी वही व्यवस्था की गई और शाहबाद में वही व्यवस्था की गई। जो हमारा जो है उनको मार्केट कर दिया गया है, बाकी गाड़ियां नए व्यवस्था पे चलाई जा रही है। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, इसलिए हम समस्त भारत देशवासियों को, अहले वतन को दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। वहीं अमरोहा के गजरौला में बीजेपी नेता के आवास पर पहुंचे जलाश्वर नंद गिरी जल वाले बाबा के स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी मुलाकात करके आशीर्वाद लिया और सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों को लेकर जल वाले बाबा ने कहा कि मामला लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी भगवान राम और श्री राम मंदिर के विरोध करते थे वो आज मंदिर में दर्शन और आस्था की बात कर रहे हैं। जलवाले बाबा ने सभी से धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति से बचने की अपील की है। ऐसे में स्कूल में हिजाबों से जुड़े न्यायालय के फैसले पर उन्होंने कहा कि सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। महात्मा लोग जो चंदा चोरी को लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंदा चोरी होना धार्मिक आस्थाओं पे एक चोट है, लोगों की धार्मिक आस्थाओं पे कमी हो रही है। बाकी ये जो प्रोटेस्ट आदि का विषय है ये विशुद्ध नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित है। जिन लोगों का मंदिर से कोई संबंध नहीं है, आज आपने देखा होगा जो लोग मंदिर जाते नहीं थे, जो राम मंदिर निर्माण में विरोध कर रहे थे, वो राजनीतिक दल अब कह रहे कि विरोधा दर्शन करना चाहते थे, हमको रोक दिया गया। जिनका मंदिर से संबंध नहीं है, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु काल्पनिक कहा है, अयोध्या में राम का जन्म हुआ, राम जन्मभूमि को पे प्रश्न चिन्ह लगाए, आज वो अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या के प्रति आस्था दिखाते हैं। कोई गलत कार्य हो उसको प्रोटेस्ट करना, कोई बुरी बात नहीं करना चाहिए, पर ये जहाँ धार्मिक आस्थाओं की बात हो वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, राजनीति उसमें नहीं आनी चाहिए। वहीं यूपी के बहराइच जिले में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 33 साल के युवक की मौत हो गई है। घटना देहात कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। मंगलवार देर रात रास्ते के अधिकार को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। आरोप है कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और इसी दौरान राम मनोरथ को 33 साल के पुत्र नंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और साथ ही घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए गश्त बढ़ा दी है और सीओ सिटी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जाँच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? रेड़ालाल। ये जो मौत हुई है इनका क्या नाम है? नंद कुमार। कैसे मौत हुई, क्या हुआ? अब साहब जैसे हम लोग बाजार रहे हैं, वहाँ जैसे जब भी हुआ कि वहाँ बवाल होगा, वहाँ से पहुँचागा तब यहाँ देखागा लाश। किस लिए विवाद हुआ? पानी का रास्ता जो है, रास्ते के चक्कर में। हाँ। फिर क्या हुआ? अब यहाँ पहुँचागा तो यहाँ लाश देखागा, उन वही लोग कोई रावे नहीं। किन लोगों ने मारा? अब इन्हीं लोग को बताओ थे, विश्राम और विश्राम का लड़का मंजीत, राम कुमार और उनके लड़का भंजई जो है। क्या नाम?
वहीं अमेठी जिले में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर जश्न ईद मिलाद उन नबी पूरे उत्साह और अकीद के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न कस्बों में लोगों ने मोहम्मद साहिब की शिक्षाओं को याद करते हुए जुलूस निकाला। अमेठी, जैस, मुसाफिर खाना, गौरीगंज और जगदीशपुर कस्बे में निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इसके साथ ही धार्मिक नारों और सलाम के जरिए पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं को अपनाने और समाज में भाईचारा और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। जुलूस के दौरान लोगों में खासा उत्सव देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत भी किया। आयोजकों ने शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाया और सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई। प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई और जुलूस की निगरानी की गई। वहीं बहराइच के कोतवाली नानापाड़ क्षेत्र में 8 माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सकरा के रूप में हुई है और मृतक की बहन नूरजहां ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल वालों ने सकारा के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामला संदिग्ध है और महिला की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर मिलने के बाद से तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नूरजहां। ये जो खत्म हुई है कौन है आपकी? ये हमारी बहन है। क्या नाम है? साकरा। उम्र कितनी है? कितना 30 साल हुई है ना? 30 साल। हाँ 30 साल। कैसे मौत हुई है इनकी? इसका मौत रात में मारिन है। रंजिश क्या रही? झगड़ा लड़ाई ऐसा रहा कि हमारी लड़की 200 गोंडा में है तो वहाँ पे झगड़ा हुआ रहा है, उसका बदला यहाँ पर चुकाइन है उसकी ननद मराई से। क्या रंजिश रही? मतलब गोंडे में झगड़ा हो रहा है। किस बात को लेकर? अब वहाँ पे बात बटाया के लिए झगड़ा होता है तो उसकी हमारी मतलब लड़की की ननद यहाँ गोंडा में है या गोंडा मतलब नानपारा में है तो उसकी ननद मराएगी से मतलब कि ज़्यादा बोलते ही मार दे जान से। किस बात को लेकर ये बोल रही थी? क्या निकल के आ रही? ये कल गाड़ी देती रही तो हमारी बहन सुबह सुबह फोन लगाई, ठीक रही, मतलब हमारे बहू के पास लगाई कि तुम लोग को गाली बहुत ज़्यादा दे रही है तो हम अपने लड़किन के पास लगाए कि तुमको उनका गाड़ी दे थे तुम्हारी ननद। तब वहाँ से लगा के फ़ोन यहाँ पे पूछिन कि मतलब क्या बात है, कैसे भवा। अब रात में हन कल शाम तक ठीक रही और रात में हन मारी है। वहीं नेपाल में ग्लेशियर फटने की सूचना मिलने के बाद से गंडक नदी के जलस्तर में लगातार उफान देखने को मिल रहा है और संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। वाल्मीकि नगर बैराज में देर रात करीब 2:30 बजे 3 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना बताई गई है। स्थिति को देखते हुए डीएम महेंद्र सिंह और साथ ही एसपी ने शिवपुर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने नदी किनारे स्थित संवेदनशील गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से हालातों की जानकारी ली। लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही पशुओं को भी सुरक्षित जगहों पर रखने की अपील की गई है। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। राहत और बचाव उपकरणों के साथ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और संवेदनशील इलाकों में अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल अधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं यूपी के सीतापुर में बिजली विभाग की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती हो रही है और इसके साथ ही लो वोल्टेज और खराब ट्रांसफार्मर की समस्या भी बनी हुई है। उनका कहना है कि कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या से परेशान ग्रामीण आज एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली आपूर्ति नियमित रखने और खराब ट्रांसफार्मर बदलने और लो वोल्टेज की समस्या दूर करने की मांग उठाई। धरना प्रदर्शन के दौरान कई लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये काहे के लिए धरना रखा हुआ है?
ये धरना हमारे विद्युत विभाग के लिए है। हम लोग आज निरंतर 10 दिनों से विद्युत विभाग से जानकारी दे रहे थे। हमारे गांव कनकारी में लाइट नहीं आती है रात्रि में, परंतु विद्युत विभाग हमारे बात को ध्यान नहीं देता था। मैं जेई, एसडीओ, मैं सारे विद्युत विभाग को मैं कॉल कर चुका हूँ, परंतु उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया हमारी बात को। और जो हमारी बात को ध्यान दे रहे थे वो हमसे ये कह रहे थे कि हम लोग आएंगे, हमारी हान होगी, कुछ डीजल पेट्रोल का मिलना चाहिए। तो ध्यान दे मैं क्यों दूँ? हम लोग किसान हैं, हमारा विद्युत आती भी नहीं है, दिन में तो 5 घंटे लाइट आती है। हम लोग करें तो फिर क्या करें? जीआई से बात हुई आपकी? हमारी सबसे बात हुई है। हमने तो हर एक जानकारी को दिया, हर व्यक्ति को जानकारी दी, काम नहीं किया है। और हम लोग बहुत ही अथक प्रयास के बाद हम लोगों को ये यहाँ पे 100-200 लोग आए हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं। महोबा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी है। करीब 8 घंटे तक हुई बारिश के बाद से श्रीनगर थाना क्षेत्र के गांव में दीवार से बना कच्चा मकान अचानक से ही भरभरा कर गिर गया। हादसे के समय घर में परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। मलबे में दबने से बुजुर्ग दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। मकान गिरते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान शुरू किया। ग्रामीणों ने मलबे में फंसे 3 बच्चों और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं 80 साल के बुजुर्ग जो हैं, उनकी पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई है। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल दोनों बुजुर्गों को मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। बारिश से प्रभावित परिवार के सामने अब राहत और मदद की चुनौती है। प्रशासन की ओर से स्थिति का जायजा लेकर प्रभावित परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? पूरी घटना क्या है? मैं ग्राम प्रधान से नरेंद्र राजपूत। चूँकि कल तेज बारिश होने के कारण पूरे दिन बहुत तेज बारिश हुई है और उस बारिश के कारण सिजहरी में कुशवाहा मोहल्ला है, कुआ के किनारे एक मकान बना हुआ था चतुर्भुज का। तो चूँकि रात को तेज बारिश हुई और उसमें पति पत्नी दोनों दंपत्ति और उसके बहू और 3 बच्चे इसमें लेटे हुए थे। मकान तो हालांकि मोरम और ईंटे का बना हुआ था, लेकिन छतरी पड़ी थी, लेकिन एक तरफ कहीं से भी दीवार धंसने से मकान ढह गया। मकान ढहने से क्या हुआ कि इसमें जितने लोग भी थे सब उसके अंदर पहुंच गए और दब गए। अवगत कराना है कि दिनांक 25/8/2026 को थाना श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिजहरी में एक मकान लगातार हो रही तेज बारिश के कारण गिर गया, जिससे उसमें 2 बुजुर्ग चतुर्भुज उम्र करीब 80 वर्ष तथा उनकी पत्नी गुदिया दब गए। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तरह ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया और उनको एम्बुलेंस के जरिए इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अब वो मकान गिर गया है, छत 10 बजे रात के सो दब गए हैं, तो उनको निकाले, सब लोगों ने निकाल ली। वहीं गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी तिलकराम उर्फ झिंगू के दाहिने पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और नगद भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आरोपी के पास से बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार तिलकराम के खिलाफ गोंडा और बस्ती के अलग अलग थानों में 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करके उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य घटनाओं से जुड़ी सारी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 26/8/2026 को रात्रि के समय 8 बजे के आसपास में थाना छपिया पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा बिरहीपुर बाग के पास में थाना छपिया के वांछित चल रहे अभियुक्त तिलकराम उर्फ झिनकू को घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। स्वयं को घिरता हुआ देख अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। अभियुक्त को इलाज है तो तुरंत सीएससी छपिया भिजवाया गया, जहां से बेहतर इलाज है तो डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक अपाची बाइक बरामद हुई है तथा चोरी किए गए 17,100 रुपये एवं पीली एवं सफ़ेद धातु के कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। अभियुक्त कुल
जनपद के अलग अलग थानों के कुल 4 अभियोगों में वंचित चल रहा था तथा जनपद गोंडा एवं जनपद बस्ती में कुल अभियुक्त के विरुद्ध कुल 25 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज दिनांक 26। वहीं रामपुर के टांडा स्थित SBI शाखा में 70 साल के बुजुर्ग के बैंक खाते से 17 लाख रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर शाखा प्रबंधक योगेश कुमार समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहल्ला शाहपुरा निवासी मोहम्मद अली का आरोप है कि उनके 70 साल के अनपढ़ पिता रियाज अली के खाते से मार्च 2025 में इलाज के लिए 24 लाख रुपए आए थे। आरोप है कि मिनी बैंक संचालक मोहम्मद आरिफ ने बायोमेट्रिक मशीन के जरिए 30-30 हजार रुपए करके 14 बार रकम निकाल ली और शिकायत के मुताबिक जांच में सामने आया है कि 4.80 लाख रुपए आरोपी के खाते में, 4.50 लाख रुपए उसके भाई मोहम्मद के खाते में और 4.18 लाख रुपए महिला के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो इन खाते धारकों की जानता तक नहीं है। ऐसे में आरोप है कि 13 नवंबर 2025 को प्रमाण पत्र के नाम पर भी उन्हें गुमराह किया गया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम इफ्तिखार है, मोहम्मद इफ्तिखार है। ये मेरे बहनोई का मामला है और उनका 17,48,000 रुपया बैंक में पड़ा था। उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, वो हज पे जाना चाहते थे, हज पे जाने का इरादा था उनका और उन्होंने दरखास्त भी दे रखी थी। और उनको जब पता चला कि भाई हमारे पैसे जब बैंक में दरखास्त चेक कराने गए बच्चे तो मरने के बाद तो उन्हें पता चला कि बैंक में तो 34 रुपए कुल। जब उसकी जाँच करी, हमने स्टेटमेंट निकलवाया तो स्टेटमेंट में जो साइबर कैफे वाला है उसने सारे अपने खातों में पैसा ट्रांसफर करा दिया, अपनी बहन के नाम में, भाई के नाम में उसमें करा। हमें कुछ पता ही नहीं। अब हमने अब उचित कार्रवाई के लिए कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब ने CO साहब को जांच लिख दी है। अब उसकी जांच हो रही है। अब फरार है साहब। वो मिनी बैंक से पैसा निकला है साइबर कैफे। कैसे खाता पड़ा था, किसका था ये पैसा हमारे बहनों का रियासत अली का था। उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, वो जमीन वाले ने चेक के थ्रू पैसा दिया था 24 लाख रुपया। हज को जाने के लिए उन्होंने पैसा बैंक में रोक रखा था। अब क्या प्रशासन से उम्मीद कर रहा है? हम ये चाह रहे हैं हमारा पैसा मिले और इन्हें पकड़ के जेल भेजे ताकि आगे को और लोगों के साथ ऐसा वाकया न हो। घटना को अंजाम दिया गया है टांडा SBI स्टेट बैंक के अंदर। 17,48,000 रुपए एक परिजन के बैंक में जमा थे। उनके मरने से पहले भी उनके पैसे निकाले गए बोचरों पे साइन करा के फर्जी, और दूसरा उनके मरने के बाद मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं लगा, उसके बाद उनके पैसे निकाल लिए गए। बहुत बड़ा उसके साथ फ्रॉड किया गया। उनकी विधवा मरा हुआ चारपाई पे पड़ी है। जब बैंक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। 17,48,000 रुपए उनके खाते से गायब हुए। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि पब्लिक के साथ है, हम इन्हें इंसाफ चाहिए, उनका पैसा उन्हें वापसी मिले। अगर ऐसा हम आदमियों के साथ होता रहे तो बैंकों का विश्वास उठ जाएगा। लोग पैसा क्यों जमा करेंगे? स्टेट बैंक बड़ी बैंक मानी जाती है, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट इसको स्टेट बैंक को यूज करते हैं। अगर ऐसा हुआ एक आम नागरिक के साथ ऐसा हो रहा है तो बड़ी फर्मों के साथ कैसा होगा कि बिना चेक के, बिना उसके पैसा, बिना मृत्यु सर्टिफिकेट के पैसा निकाल लिया गया। इसलिए इन्हें सजा भी दी जाए। और जो वो लड़का फरार है, पैसे तो 3 आदमियों के साथ और भी चीटर कर सकता। और इन्होंने मिनी बैंक जगह जगह खुलवा रखी। उन मिनी बैंकों से भी हम ये कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होगा तो और विधवा बेवा कहाँ से पैसे निकालेंगे? उनका सारा पैसा ऐसा लुटता रहेगा। हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं और अपने शासन से भी कि उन्हें इंसाफ मिला जाए। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।